लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि तीर्थ यात्रा में तोड़ फोड़ की क्या आवश्यकता है और क्या तोड़ फोड़ करके जो लोग, हिंसा करके जो लोग तीर्थ यात्रा पर पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें इसका पुण्य मिलेगा? क्या आपको लगता है कि अगर ये लोग ट्रेनों में तोड़ फोड़ करके महाकुंभ जाएंगे तो इनके ये सारे पाप संगम में स्नान करने से धुल जाएंगे? सनातन धर्म कहता है कि तीर्थ यात्रा वो पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति का आचरण शुद्ध और उदार होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति उग्र मन से हिंसा को अपने मन में लेकर संगम में स्नान करता है तो उसे उसका पुण्य लाभ कभी नहीं मिलता। लेकिन इस समय हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज जाने के लिए ट्रेनों में तोड़फोड़ और हिंसा कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बिहार के समस्तीपुर की हैं, जहां कुछ यात्रियों ने एक एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में लगे शीशों को तोड़ दिया। और बड़ी बात यह है कि जब इस ट्रेन में यह तोड़फोड़ हुई उस समय स्टेशन पर मौजूद लोग तालियां बजा रहे थे। इन्हें रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। लोग तालियां बजा रहे हैं और इन्हें और ज्यादा ऐसी हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। सोचिए क्या इस तरह की हिंसा करके महाकुंभ की तीर्थ यात्रा पर जाने का कोई फायदा हो सकता है? क्या देवी देवता इस आचरण से कभी प्रसन्न हो सकते हैं? आप एक बार ध्यान से आज इन सारी तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि ये लोग तोड़ फोड़ करके कौन सी तीर्थ यात्रा पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पथरा हुआ है, पथरा हुआ। कहाँ पथरा हुआ? मधुबनी में। शीशा है सर, खोलने की कोशिश कर रहे थे सर। जी सर, टिकट है। नहीं सर, रिजर्वेशन नहीं है, जनरल है। कहाँ जाना है सर? प्रयाग जाना है। प्रयाग जाना तो एसी में आप कैसे चढ़ गए? एसी में सर ने पूरा गेट ही नहीं खोल रहा है सर कोई। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, एक कथन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल ज्यादा फिट है उसके बचने की और आगे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है और जो कमजोर लोग हैं वो पीछे रहते चले जाते हैं। अब तक तीर्थ यात्राओं में यह सिद्धांत लागू नहीं होता था। तीर्थ यात्राओं में सबसे पहले वो लोग पहुंचते थे जो शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति से परिपूर्ण होते थे और जिनके मन में श्रद्धा का भाव ज्यादा होता था। यह यात्रा भक्ति की है, श्रद्धा की है। इसमें वो लोग आगे होते थे जो श्रद्धा से भरे हुए हैं। लोग कहते थे कि तीर्थ यात्रा पर वही जाएगा जिसकी भक्ति में शक्ति होगी और जिसकी भक्ति देखकर भगवान उसे बुलाएंगे और आशीर्वाद देंगे। लेकिन इस तोड़फोड़ को देखकर लगता है कि अब महाकुंभ में वो लोग पहले पहुंचेंगे जो बलशाली हैं, जो दूसरे लोगों को पीछे धक्का देकर खुद आगे जा सकते हैं और ये बहुत दुखद है। ये बल असल में भक्ति का होना चाहिए था, लेकिन इस समय यहां भक्ति की जगह शक्ति चल रही है और श्रद्धा की जगह क्रोध चल रहा है और महाकुंभ में जाना भी असल में एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर हो गया है। ट्रेनों में तोड़फोड़ करना बिल्कुल गलत है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। लेकिन आज यहां पर एक विचार और भी है। आज सरकारों को भी यह देखना होगा कि यह आम जनता आखिर करे तो क्या करे। उसे इन ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया है और जिन ट्रेनों में अधिकतम 2 से 2,500 लोग ही सफर कर सकते हैं उनमें 4 से 4,500 लोगों को इस समय सफर करना पड़ रहा है। कई ट्रेनों में तो लोग दम घुटने से बेहोश हो चुके हैं। स्थिति यह हो गई है कि लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेनों के टॉयलेट्स में बैठकर सफर करना पड़ रहा है। लोग भूखे प्यासे धक्के खाते हुए प्रयागराज पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में भी उन्हें सिर्फ संगम तक पहुंचने के लिए 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सोचिए क्या आम आदमी की किस्मत में यही लिखा है? क्या हमारी व्यवस्था इन आम लोगों को सुरक्षित तरीके से खुशी खुशी तीर्थ यात्रा भी नहीं करा सकती? और ये वही आम लोग हैं जो अपने वोट से सरकारों को बनाते हैं, लेकिन इसके बदले में इन्हें सिर्फ और सिर्फ ये धक्के मिलते हैं और इनका हर क्षण अपमान से भरा होता है। भारतीय रेल का कहना है कि वो महाकुंभ के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेन चला रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये अगर इतने इंतजामों के बाद भी आम लोगों को ऐसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं तो सोचिए इस देश में गरीब होना कितना बड़ा गुनाह है। और हम तो आज ये चाहेंगे कि अगर ये ट्रेन कम पड़ रही हैं तो फिर सरकार को ट्रेनों की संख्या और बढ़ानी चाहिए।
एसी बोगी है, थर्ड एसी का ये हाल है। 90% विदाउट टिकट है। प्रयागराज जाना है, टिकट कंफर्म है, लेकिन ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहा है। टिकट होने के बाद भी अंदर चढ़ने नहीं दे रहे हैं। टिकट कंफर्म है, लेकिन फिर भी अंदर जाने को रास्ता नहीं है। सब गेट बंद करके पूरा जाम करके बैठे। मेरा रिजर्वेशन है तब भी गेट नहीं खोल रहा है। देखिए कैसे कर रहा है। प्रयाग जाना है। D1 में मेरा बर्थ है, कोई जाने नहीं दे रहा है, अंदर से बंद रखे हुए है। मेरा S3 में टिकट है। मेरे को दिक्कत परेशानी है कि कोई गेट नहीं खोल रहे हैं। बाहर से अंदर से कोई गेट ही नहीं खोल रहे हैं। मेरा टिकट ट्रेन में फुल भीड़ है। घूम जा रहे हैं। कितनी भीड़ है, कितनी दिक्कत हो रही है? भीड़ तो बहुत है, बहुत दिक्कत है। ट्रेन चल रही वही काफी है। केवल 4 ट्रेन चेंज कर चुके हैं। महाकुंभ जाने के लिए 4थी ट्रेन है। इतना कष्ट से हम लोग जा रहे हैं। हम लोग 40 से 50 आदमी हैं, लेडीज जेंट्स बच्चे। रिजर्वेशन करवाए थे कि ताकि बैठ कर आराम से जाएंगे, सीट नहीं मिल रहा। हम लोग तो किसी तरह कष्ट करके हो जाए चले जाएंगे, जनानी लोग नहीं जा पा रहे हैं। उठा उठा के हम लोग अपना रिजर्वेशन सीट पर बैठ रहे हैं। सरदर्द हो गया हम लोग का। 2 महीना पहले टिकट कटाने के बावजूद कोई फायदा नहीं। अब जरा सोचिए, बेईमानी के इस स्नान से आखिर क्या फायदा? बेईमानी करके, दूसरे का हक मारकर, दूसरे को परेशान करके अगर आप संगम तक पहुंच भी गए तो उसका क्या पुण्य आपको मिलेगा? यहां पर आपने देखा, समस्या यह हो रही है कि लोगों ने अपनी टिकटें खरीदी हैं, रिजर्वेशन कराई है, और जिन लोगों के पास कंफर्म टिकट हैं वो लोग भी अपनी टिकट लेकर ट्रेन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे से जो लोग बिना रिजर्वेशन वाले हैं, जिनके पास टिकट नहीं है, वो अंदर चले जाते हैं, इतनी भीड़ करते हैं, और जिनके पास कंफर्म टिकट है वो लोग बेचारे बाहर ही खड़े रह जाते हैं। और बड़ी संख्या में ट्रेनों पर अवैध कब्जा हो रहा है। यानी जिसके पास टिकट नहीं है वो ट्रेन के अंदर है, और जिसके पास टिकट है वो ट्रेन के बाहर बैठा है। यह बेईमानी यहां चल रही है। अब आम आदमी के बारे में देखिए, सड़कें फुल हैं, ट्रेन फुल हैं, और हवाई जहाज से जाने का पैसा नहीं है, तो आम आदमी क्या करे? अब यह देखिए कि जब इस लोकतंत्र में वोट देने वाली गरीब जनता ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह महाकुंभ जा रही है, तब इसी आम जनता के वोट से बड़े बड़े नेता बनने वाले, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठने वाले माननीय नेताओं की महाकुंभ में किस तरह से सेवाएं की जा रही हैं। यह तस्वीर एक बीजेपी नेता विनीत सिंह की है, जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य हैं। इसी हफ्ते विनीत सिंह महाकुंभ में आए होंगे, जहां ऐसा आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनकी गाड़ियों का काफिला महाकुंभ के मेला क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। आप खुद देख लीजिए, यह हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद से ही अपना वीडियो शूट कराया है और खुद से अपना वीडियो उन्होंने यहां डाल दिया है। पुलिस वाले सुरक्षा का घेरा बनाकर उनके चारों तरफ उन्हें संगम घाट ले जा रहे हैं। उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जिसकी आम जनता कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। और ये सब उन्होंने खुद शूट करवाया, वीडियो बनवाया, और अब उन्होंने इस वीडियो को डाल दिया। वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो कितने बड़े आदमी हैं, कितने प्रभावशाली हैं। प्रशासन और पूरा सरकारी तंत्र कैसे उनकी सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं की दुकानें तो ऐसे ही चलती हैं, क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों को बताना होता है कि उनकी बहुत चलती है, वो बहुत बड़े वीआईपी हैं। अब सोचिए, एक तरफ पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आम लोगों की गाड़ियों को प्रयागराज से ही 250 से 300 किलोमीटर पहले रोक रही है। आम लोगों को 15-15 किलोमीटर पैदल चल के संगम पहुंचना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ ये वीआईपी अपने काफिले के साथ न सिर्फ महाकुंभ में आ रहे हैं, बल्कि इसकी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं, ताकि इनके समर्थक इनकी रील्स को लाइक करें। यह इस देश के गरीब और आम लोगों के साथ किया गया एक भद्दा मजाक है, यह उनका अपमान है।
जो इस देश के लोगों को भारत और इंडिया में बांट देता है, राजा और प्रजा में बांट देता है। इनमें इंडिया में वीआईपी जाति के लोग रहते हैं, जिनके लिए ना तो भीड़ है, ना लंबी लंबी कतारें हैं, ना धक्का मुक्की है, ना भगदड़ है, ना कई किलोमीटर तक पैदल चलना है, कोई कष्ट नहीं है। इनके लिए कोई नियम कानून इन पर लागू नहीं होते। और भारत में गरीब और आम लोगों की एक अलग जाति है। इस जाति वाले लोग लाखों करोड़ों की भीड़ में हैं, लंबी लंबी कतारों में हैं, चारों तरफ धक्का मुक्की है, कई कई किलोमीटर पैदल चलना है और ट्रेनों में भी इन आम लोगों को जानवरों की तरह ठूस कर यहां तक लाया जा रहा है। हमारे देश के जो 45 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करके आ चुके हैं, आज उन्हें इन नेताजी का यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या प्रशासन ने उन्हें इनमें से एक भी सुविधा दी है? क्या जो 45 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आए थे, क्या उन्हें इन नेताजी जैसी कोई सुविधा मिली है? तो नेताजी ने ये रील डाली ही इसीलिए थी ताकि वो वायरल हो जाएं और आज हमने वायरल होने में उनकी थोड़ी सी मदद और कर दी। अब आपको ये बताते हैं कि महाकुंभ की इन व्यवस्थाओं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने क्रोध में क्यों हैं, उन्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। कल योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को ट्रैफिक के संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और हो सकता है कि इन अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत जल्द निलंबित करने का फैसला भी ले लें। इस समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन ने 12 फरवरी के माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जो आपको आज पता होने चाहिए। पहला बदलाव, 11 फरवरी को सुबह 4 बजे से महाकुंभ के संपूर्ण मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। 11 फरवरी को शाम 5 बजे से पूरे प्रयागराज शहर को भी नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। 12 फरवरी तक जो श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से महाकुंभ आएंगे, उन्हें अपनी गाड़ियां शहर के बाहर ही पार्किंग में खड़ी करनी होंगी। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से पैदल संगम जाना होगा और कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना होगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान पर अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर भी बंद रहेंगे और प्रशासन ने 12 फरवरी तक सभी तरह के वीआईपी पासेस को निरस्त कर दिया है। अब वहां कोई वीआईपी नहीं होगा। इसी तरह का फैसला प्रशासन ने 29 जनवरी को भगदड़ के बाद भी लिया था, लेकिन बाद में यह वीआईपी पास की व्यवस्था फिर से शुरू हो गई। आज बड़ा सवाल यह है कि जब हमारा संविधान सभी नागरिकों को बराबर मानता है, तो इस देश में वीआईपीओं के लिए अलग व्यवस्था आखिर क्यों होनी चाहिए? हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद कुछ ही घंटों में सारे ट्रैफिक जैम खुल गए और अब किसी भी रूट पर महाकुंभ जाने के लिए कोई लंबा ट्रैफिक जैम नहीं है और अब सारी सड़कों पर स्थितियां सामान्य हो गई हैं। लेकिन सोचिए, स्थिति को सामान्य करने के लिए योगी आदित्यनाथ को अपना क्रोध दिखाना पड़ा, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। हालांकि इसके बावजूद इस मुद्दे पर आज राजनीति भी बहुत हुई। आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारत का चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब सरकार को जमीन की समस्याएं दिखाई ही न देती हों। जबकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्होंने जीवन भर वीआईपी ट्रीटमेंट लिया, वो अब महाकुंभ को लेकर नकारात्मकता फैला रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं
सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। आज महाकुंभ के संगम में पवित्र स्नान करने वालों की संख्या 45 करोड़ को पार कर गई है और भारत ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सरकार का अनुमान था कि इस बार पूरे महाकुंभ में 45 दिनों में 45 करोड़ लोग के आसपास आएंगे, लेकिन यह अनुमान 30 दिन में ही टूट गया। अब सरकार ने कहा है कि 26 फरवरी तक कुल मिलाकर 55 करोड़ लोग इस बार के महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए यहां आ सकते हैं। अब आपको इस महाकुंभ के बाद पेरिस में चल रहे एक एआई के महाकुंभ में लेकर चलते हैं। इसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ कहा जा रहा है। आज पेरिस में दुनिया के पहले एआई एक्शन समिट का आयोजन हुआ है, जिसमें 90 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे हैं। दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब एआई के मुद्दे पर इतने सारे देशों ने एक साथ बैठकर विचार मंथन किया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा देश भारत फ्रांस के साथ इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन के सह अध्यक्ष हैं, को-चेयर। और इस ग्रुप फोटो में आप देख सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी पहली पंक्ति में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ खड़े हैं, और इस सम्मेलन का सबसे पहला भाषण भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया है, और करीब 12.5 मिनट का यह पूरा भाषण अंग्रेजी भाषा में उन्होंने दिया था, और दुनिया ने आज एआई पर उनके विचार सुने हैं। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सदी में एआई को मानवता के हिसाब से महत्वपूर्ण बनाना होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि एआई के विस्तार से नौकरियों का स्वरूप बदलेगा और लोगों को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। तीसरा, भारत भी एआई के क्षेत्र में बड़े बदलावों के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। आज एआई पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे और पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी। Let me begin with a simple experiment. Everybody up for a group photo with the co-hosts, please. We are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior
in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी अच्छी और खास बात यह कही कि टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती ही रहेगी, एआई भी जब आएगा तो भी जो चाबी है वो इंसान के हाथ में ही रहेगी। अब तक दुनिया में खाद्य सुरक्षा, व्यापार, रक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन ऐसे मुद्दों पर इस प्रकार के वैश्विक सम्मेलन हुआ करते थे, लेकिन यह पहली बार है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतनी बड़ी वैश्विक कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इससे यह पता चलता है कि अब दुनिया खुद को एआई के नए युग के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि अब एआई के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं, अब वो रुक नहीं सकते। वर्ष 2023 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब दुनिया ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि अगले 2 वर्षों में एआई का इतना तेजी से विस्तार हो जाएगा। उस समय ज्यादातर देश एआई को सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से खतरा मानते थे और वर्ष 2023 में जब ब्रिटेन में एआई पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ तब इसका नाम था एआई सेफ्टी समिट, यानी एआई को लेकर सुरक्षा जो चाहिए उस पर यह समिट है। 2024 में जब दक्षिण कोरिया में इस सम्मेलन का दोबारा आयोजन हुआ तब भी एआई को लेकर दुनिया की ज्यादा सोच कोई बदली नहीं थी, लेकिन अब दुनिया के लगभग सभी देश खुद को एआई के हिसाब से बदलना चाहते हैं और इसलिए इस बार के सम्मेलन का नाम रखा गया है एआई एक्शन समिट। दुनिया समझ चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी भविष्य में सभी तरह की मौजूदा व्यवस्थाओं को बदल देगी। आप स्कूल से लेकर दफ्तर तक हर सुविधा और अनुभव में एआई की भूमिका होगी और युद्ध में भी एआई की मदद से लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। इनमें भी सबसे बड़ा बदलाव नौकरियों में आने वाला है। दुनिया में इस समय कुल 268 करोड़ नौकरियां हैं, जिनमें से 40% नौकरियां यानी 107 करोड़ नौकरियां एआई के कारण वर्ष 2030 तक समाप्त हो जाएंगी और इनकी जगह ऐसी नौकरियां ले लेंगी जिनमें एआई लर्निंग और एआई स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे, यानी ये उन लोगों को मिलेंगी जो एआई का इस्तेमाल करना जानते होंगे। नौकरियों में एआई की भूमिका बढ़ने से सभी देशों की अर्थव्यवस्था भी बदल जाएगी, काम करने के तरीके बदल जाएंगे, यहां तक कि हमारा समाज भी एआई के हिसाब से पूरी तरह से बदल जाएगा। और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक दुनिया में 100 करोड़ एआई रोबोट्स होंगे और ये रोबोट्स सब कुछ करेंगे। ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से लेकर अस्पताल में मरीजों की सर्जरी तक सब कुछ करेंगे। हर तीसरे परिवार में एक ह्यूमनॉइड रोबोट जरूर होगा और जो लोग आजकल अकेले रहते हैं वो इन्हीं एआई रोबोट्स को अपना हमसफर बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, असिस्टेंट बना सकते हैं। ये जो रोबोट्स हैं ये आपके घर की सफाई करेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे और आपके जितने भी काम है वो सब ये करके आपको देंगे और दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से चलने वाली दुनिया काफी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने लगेगी और इस चीज को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश अब खुद को एआई के इस नए युग के लिए तैयार कर रहे हैं और पेरिस में आज जो समिट हुआ है उसमें 90 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इनमें अमेरिका की तरफ से वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और चीन की तरफ से वहां के वाइस प्रीमियर जैंग गोचिंग शामिल हुए। गर्व की बात यह है कि यह वैश्विक सम्मेलन फ्रांस के साथ भारत की सह अध्यक्षता में हो रहा है और इसका कारण यह है कि आज भारत अमेरिका और चीन के बाद एआई टैलेंट पूल की सूची में तीसरे स्थान पर है।
यानी अमेरिका और चीन के बाद ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या हमारे देश भारत में है जो एआई के हिसाब से काम करने में सक्षम है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक एआई से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 1,500 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा, जो चीन की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। भारत इस लाभ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय अपना सारा जोर एआई पर लगा दिया है। और आज मैं आपको यह बता सकता हूं कि इस सम्मेलन को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, एआई को भी आप हल्के में मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत आगे की बात है। बस एआई आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, खटखटा रहा है और किसी भी समय यह दरवाजा खुल जाएगा और वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। यह सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ज्यादातर व्यवस्थाएं एआई के हिसाब से नियंत्रित होंगी और दुनिया भी इसीलिए एआई के सही इस्तेमाल को लेकर आज से ही नए योजनाएं और नए नियम बनाने में जुट गई है। अंग्रेजों की गुलामी के कारण भारत औद्योगिक क्रांति से दूर रहा और जो यूरोपीय देश थे जो इतने अमीर बने, वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने भारत से कहीं पहले अपने यहां फैक्ट्रियां लगा ली। औद्योगिक क्रांति उनके पास आ गई, उनके पास मशीनें आ गई और इस मशीनों की क्रांति से भारत दूर रहा। उनके यहां पर मशीनें आ गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई और हमारे यहां पर वो काम वर्षों तक, दशकों तक हाथों से होता रहा और इसलिए हम उस विकास से दूर रहे और हम अमीर नहीं बन पाए। इसके बाद कंप्यूटर आया, फिर सोशल मीडिया की क्रांति आई, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आई, उसमें भी भारत कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। हमने अपना कंप्यूटर नहीं बनाया, अपनी कोई बहुत बड़ी दुनिया की टेक कंपनी नहीं बनाई। हमने अपने इंजीनियर्स बनाए, अपने कोडिंग एक्सपर्ट्स बनाए। हमारे यहां आज बड़े बड़े लोग हैं जो इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में काम करते हैं, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों में काम करते हैं। हमारे यहां के लोग इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में आज भारतीय हैं जो ये सब नई नई खोज कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन किसी विदेशी कंपनी के लिए। हम आज तक अपना एक गूगल नहीं बना पाए, हम आज तक कोई वर्ल्ड क्लास टेक कंपनी नहीं बना पाए। आज भी हमारे पास यूट्यूब जैसा, एक्स जैसा, इंस्टाग्राम जैसा, मेटा जैसा अपना खुद का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। आज भी कंप्यूटर बनाने वाली कोई बड़ी वैश्विक कंपनी हमारे पास नहीं है। इसलिए यह एक नया मौका है भारत के लिए। अभी तक जितनी भी ये क्रांतियां आई हैं, हम सिर्फ एक खरीदार बनकर रह गए हैं। बड़े बड़े देश बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं और हम अपने देश को एक बाजार मानते हैं और हमारे देश के लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक नया मौका आया है जब हम एआई की क्रांति में एक बहुत बड़ी भूमिका अब निभा सकते हैं। यह मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने चैट जीपीटी बना दिया, जिस तरह अमेरिका ने गूगल को बना दिया और गूगल ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बना लिया, चीन ने डीप सीक बना लिया, उसी तरह से भारत भी अपने खुद का एक एआई टूल बना सकता है और उसे बनाना भी चाहिए। और इसके लिए मोदी सरकार इस समय काम शुरू कर चुकी है। अगर भारत ने इस एआई रेवोल्यूशन का सही से फायदा उठाया तो जिस तरह पश्चिमी देश औद्योगिक क्रांति से अमीर बने थे, समृद्ध बने थे, वहां विकास हुआ था, वैसे ही भारत भी इस एआई क्रांति के युग में बहुत समृद्ध बन सकता है, बहुत विकास यहां पर आ सकता है और भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल सकती है। इस समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी का पेरिस पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने घर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक विशेष डिनर का आयोजन किया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया। Welcome, Mr. Vice President. How are you? Thank you so much. It's a beautiful place.
Thank you for being here. It's great to be here. Come as somebody wants. Thank you so much. It's so nice to see you. Great victory. Yes. Yes. अब एक ऐसा विषय जिसके बारे में घर घर में चर्चा हो रही है, जिससे देश के ज्यादातर परिवार परेशान हैं, और ये खबर से ज्यादा एक मुद्दा है, खबर से ज्यादा एक विषय है, क्योंकि कल एक यूट्यूबर ने माता पिता को लेकर एक बहुत ही अभद्र और अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ये मुद्दा पहले तो पूरे देश में चलता रहा, लोग इसके बारे में बात करते रहे, देश के ज्यादातर लोग इससे बहुत आहत हुए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमारे देश में माता पिता को पूजनीय माना जाता है, माता पिता को भगवान का स्वरूप माना जाता है, और अगर कोई माता पिता के बारे में ऐसी अभद्र और अश्लील टिप्पणी करे तो देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हुआ भी यही। देश के बर्दाश्त करने की सीमा टूट गई और पूरे देश में इसके बारे में चर्चा होने लगी, और आज यही चर्चा, यही मुद्दा भारत की संसद में भी उठा है। कई सांसदों ने आज यह मांग की है कि इस यूट्यूबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार को सोशल मीडिया पर फैल रहे आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए। इस यूट्यूबर की अश्लील टिप्पणी के बाद से पूरे देश में सोशल मीडिया पर फैल रहे अश्लील कंटेंट के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल बन चुका है। लोग इस पर चिंता तो पहले भी करते थे, लोग इसके बारे में बात तो पहले भी करते थे, लेकिन कल जिसको आप कहते हैं कि जो ट्रिगर पॉइंट आया है, अब की बार ऐसा आया है कि देश ने जैसे अपना मन ही बना लिया है। अब देश के लगभग हर परिवार में लोग पूछ रहे हैं कि ज्यादा व्यूज पाने के लालच में अश्लीलता की यह रेस आखिर कब रुकेगी, और इस तरह की अश्लीलता से अब हमारे देश की पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, हमारे देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं, उनका दिमाग दूषित हो रहा है। इस घटना में जिन यूट्यूबर्स ने कॉमेडी के नाम पर यह आपत्तिजनक कंटेंट बनाया, वो तो दोषी हैं ही। जो ये बातें कर रहे हैं इसके बदले में व्यूज कमाने के लिए, वायरल होने के लिए, वो तो हैं ही सबसे बड़े दोषी। लेकिन साथ ही जो लड़के लड़कियां उस स्टूडियो में बैठकर इन बातों पर, इस अश्लीलता पर तालियां बजा रहे थे, जो लोग इस कॉमेडी की दाद दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, और बाहर सोशल मीडिया पर लोग जो इसे देख रहे थे, फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं। और ऐसे लोगों को भी भारत की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।
महाभारत का एक प्रसंग है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब इस चीरहरण पर उस दरबार में बैठे कई लोग चुप रहे थे, खामोश रहे थे। इस चुप्पी पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अन्याय देखने वालों की चुप्पी भी अधर्म का समर्थन करने के बराबर है, और जब युद्ध में ऐसे योद्धाओं की मृत्यु होती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि अधर्म को सहने वालों को भी दंड मिलता है। और आज हम यही बात कहेंगे कि जो लड़के लड़कियां इस यूट्यूबर की अश्लील बातों पर तालियां बजा रहे थे, जो इसके वीडियोस को अब तक फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो लोग इन्हें देख रहे हैं, जो इन्हें कॉमेडी के नाम पर देखकर खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, वो भी उतने ही दोषी माने जाएंगे। और इन लोगों को भी आज पूरे देश को पहचानना होगा कि ये लोग कौन हैं जो हमारे देश की युवा पीढ़ी को समाप्त करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज ये है, ये सब कुछ होता है क्रिएटिविटी के नाम पर, ये सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। क्या क्रिएटिव बनने के लिए, क्या कलात्मक बनने के लिए, क्या कॉमेडी के लिए अश्लीलता जरूरी है? एक चुनौती है देश के इन सारे इस तरह के कलाकारों के लिए कि क्या आप बिना अश्लील बात किए लोगों को नहीं हंसा सकते? क्या बिना अश्लीलता किए आपको व्यूज नहीं मिलेंगे? क्या बिना अश्लील और अभद्र बातें किए आप की तारीफ नहीं होगी, आप वायरल नहीं होंगे? आप करके देखिए, शायद आप कुछ कर पाएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप ना तो क्रिएटिव हैं और ना ही आप कलाकार हैं। इसलिए आज हम इन सारे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आजकल सोशल मीडिया पर एक नई पौध ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की आ गई है जो अपने आप को कहते तो हैं कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन इनके पास कोई प्रतिभा नहीं, कोई हुनर नहीं, इन्होंने कहीं से कोई डिग्री हासिल नहीं की, ना ही जिंदगी का अनुभव लिया है। सबसे आसान रास्ता चुना है जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, और वो सबसे आसान रास्ता यह है अश्लील वीडियो बनाने का। आज आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, अश्लील वीडियो बनाकर हमारे देश के लड़के और लड़कियां घर बैठे हजारों लाखों फॉलोअर्स ले रहे हैं, और लोग उनके इन वीडियोस को देखते हैं, ताली बजाते हैं। इसलिए कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन समाज को भी अपना काम करना होगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है और अश्लीलता की ये लक्ष्मण रेखा अब पार हो चुकी है। हम आपको यह बताएंगे कि क्या हर रिश्ते में वादा करना जरूरी है, और जब लोग वादा निभाते ही नहीं तो करते क्यों हैं? वादों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये तो होते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन फिर भी हम वादा करते भी हैं और वादों पर भरोसा भी कर लेते हैं, और फिर हमारा दिल दुखता है। आज प्रॉमिस्ड डे है, यह दिन रिश्तों में किए जाने वाले वादों को समर्पित होता है। और आज बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी रिश्ते के लिए वादा करना जरूरी है? क्या अगर आप किसी रिश्ते में सामने वाले से वादा नहीं करेंगे तो क्या यह रिश्ता टूट जाएगा? कड़वा सच यह है कि रिश्तों में तनाव का सबसे बड़ा कारण यह वादे ही होते हैं। वादे उस शूल की तरह होते हैं जो अगर पूरे ना हो तो जीवन भर चुभते हैं और दर्द देते हैं। अलग अलग स्टडीज बताती हैं कि रिश्तों में अवसाद इन्हीं अधूरे वादों के कारण होता है। एक सर्वे के मुताबिक 67% लोग रिश्तों में वादे टूटने से भावुक हो जाते हैं और खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। 45% लोग ये कहते हैं कि उन्हें वादा टूटने पर गुस्सा आता है और उनका रिश्तों से भरोसा उठ जाता है। बड़ी बात यह है कि 73% लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका पार्टनर उनसे किए गए वादों को जरूर पूरा करे, लेकिन सच यह है कि इसके आधे लोग भी इन वादों को पूरा नहीं कर पाते या निभाते नहीं। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हमारे देश में लोग सबसे ज्यादा वादे अपने माता पिता से नहीं बल्कि अपने पार्टनर से करते हैं, और इनमें भी आधे वादों को वो कभी पूरा नहीं करते, और ये वादे जब टूटते हैं तो वो तनाव और अवसाद का कारण बनते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी फिल्मों में वादों को लेकर सबसे ज्यादा गाने शायद बनाए गए हैं। कितने सारे फिल्मी गाने आपने सुना होगा, क्या हुआ तेरा वादा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वादा रहा प्यार से प्यार का, कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, और ऐसे न जाने कितने गाने हैं जो वादों पर बनते हैं, टूटे हुए वादों पर बनते हैं, और इन गानों में दर्द होता है और वादा पूरा न होने की एक कसक भी होती है। इसलिए आज एक छोटा सा सुझाव हम आपको यह देना चाहेंगे, ऐसा रिश्ता बनाइए जिसमें वादा करने की आवश्यकता ना पड़े। क्या रिश्ते बनाने के लिए वादा करना जरूरी है? कस्में खाना जरूरी है?
क्या ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसमें कस्में और वादे की जरूरत ना पड़े? और वादा मत करिए, बल्कि कोशिश कीजिए, क्योंकि वादे टूट जाते हैं लेकिन कोशिश हमेशा जारी रहती है।